नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। चुनाव के बीच कांग्रेस ने नीतीश को दे दी चोट, 8 सहयोगियों के साथ जेडीयू की कद्दावर नेता ने मारी पलटी। इस बार चुनाव में कांग्रेस को दूसरे दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं से लगातार आमद है। हालांकि उनकी उपयोगिता उपदेयता को लेकर पार्टी के अंदर खाने प्रश्न भी है। कोई मुखर नहीं होना चाहता, लेकिन इनका चोट कई को है। बहरहाल रविवार को अपने 8 सहयोगियों के साथ जदयू के पटना जिला उपाध्यक्ष निशांत पटेल ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कांग्रेस में उन सबका स्वागत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि इन नए सहयोगियों के साथ पटना में कांग्रेस अपने लक्ष्य की ओर सहजता से बढ़ पाएगी। सीएम नीतीश बोले, पूरे बिहार के बेटे बेटियों को अपना समझ काम कर रहा हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 2005 में मुझे बिहार की जिम्मेदारी मिली, तब से राज्य के विकास के लिए काम कर रहा हूं। बिहार में माहौल बदल चुका है। मैं पूरे बिहार के बेटे बेटियों को अपना परिवार समझकर काम कर रहा हूं। बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है, सभी का विकास हो रहा है। विरोधियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ अपने बेटा बेटी में ही लगे रहते हैं। मुख्यमंत्री ने गोपालगंज, सीवान और वैशाली लोकसभा क्षेत्र में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार में अब हिंदू मुस्लिम में कोई झंझट नहीं होता है। ईपीएफओ ने बदला नियम, पीएफ खाता धारक की मौत पर अब आसानी से नॉमिनी को मिलेगा पैसा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के लिए बड़ी खबर है। पीएफ अकाउंट होल्डर के लिए डेथ क्लेम के नियम में बदलाव किया गया है, जिसकी जानकारी ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी कर शेयर की है। नए नियम के तहत अगर किसी ईपीएफओ सदस्य की मौत हो जाती है और उसका आधार पीएफ अकाउंट से लिंक नहीं है, या फिर आधार कार्ड में दी गई जानकारियां पीएफ अकाउंट के साथ दी गई डिटेल्स से मैच नहीं करती है, फिर भी उस अकाउंट होल्डर के पैसों का भुगतान नॉमिनी को कर दिया जाएगा। इस बदलाव के जरिए संगठन ने डेथ क्लेम सेटलमेंट को आसान बना दिया है। पीएम मोदी के दनादन दौरे से एनडीए का बिहार में जोश आई। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। अभी तक पीएम मोदी पटना में रोड शो के अलावा कुल 10 चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। इसके अलावा आज 2 और 25 मई को 3 चुनावी रैलियों के जरिए राज्य में एनडीए के पक्ष में मतदान करने की सूबे की जनता से अपील करेंगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया। दरअसल बिहार में एक बार फिर एनडीए 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम को दोहराना चाहती है। प्रशांत किशोर के दावे से बढ़ जाएगी बीजेपी और इंडिया गठबंधन की टेंशन। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस बीच जन सुराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा कर दिया है। पीके ने सोमवार को बयान जारी कर कहा है कि बिहार में सबसे ज्यादा परेशान बुजुर्ग लोग हैं, जो मजदूरी भी नहीं कर सकते। उन्होंने वादा किया कि जन सुराज सत्ता में आती है तो 60 साल से अधिक उम्र की महिला और पुरुषों के लिए हर महीने 2000 रुपए पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। पीके के बयान को लेकर हालांकि अभी तक बीजेपी या इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बिहार में मुस्लिम शख्स ने पेश की मिसाल, हिंदू महिला के पति का अपने खर्च पर कराया अंतिम संस्कार। बिहार के औरंगाबाद में एक मुस्लिम शख्स ने इंसानियत की मिसाल पेश की। उसने एक गरीब हिंदू महिला पति के शव का पूरे विधि विधान के साथ अपने खर्च से गया के विष्णुपद में अंतिम संस्कार कराया। इतना ही नहीं, उसने महिला को पूरी मदद का भरोसा दिया। इलाके में इसकी चर्चा हो रही है। मृत व्यक्ति की पहचान पटना जिले के मोकामा बख्तियारपुर निवासी बेकुन साफ के रूप में हुई है, जबकि उसका अंतिम संस्कार कराने वाला शख्स शहर के पठान टोली का निवासी शहनवाज रहमान उर्फ सल्लू खान है। बिहार में 5वें चरण में बूथ कैप्चरिंग की एंट्री, बीजेपी के इस नेता ने लगाया आरोप। बिहार में 5 सीटों पर दिन के 3 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार दिन के 1 बजे तक 34.62% मतदान हुए हैं। सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर में मतदान हुआ है, जबकि 5वें चरण में अभी तक सबसे कम मतदान हाजीपुर में मतदान हुआ है। इस बीच बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने बूथ कैप्चरिंग का भी आरोप लगाया है। बताते चले कि राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी चुनाव लड़ रही हैं। सीआईएसएफ के 3300 जवानों को मिली संसद की सुरक्षा का जिम्मा। संसद की नई और पुरानी बिल्डिंग की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को सौंपी गई है। 20 मई से सीआईएसएफ के 3317 जवान संसद की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। पिछले साल 13 दिसंबर को नए संसद भवन की सुरक्षा में चूक मामले के बाद ये फैसला लिया गया है। वहीं संसद में तैनात रहे सीआरपीएफ के पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप ने 17 मई को अपने 1400 जवानों को वापस बुला लिया है। साथ ही अपने सारे वाहन, हथियार और कमांडो भी हटा दिए हैं। सीआरपीएफ के कमांडर डीआईजी रैंक के अधिकारी ने संसद सुरक्षा से जुड़ी सारी जानकारी सीआईएसएफ को सौंप दी है।
हेलीकॉप्टर क्रैश में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक। पूर्वी अजरबैजान में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन की मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर में कुछ अधिकारी भी सवार थे और उनकी भी मौत हो गई है। हादसे के शिकार हुए हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। ईरान के राष्ट्रपति के निधन पर पीएम मोदी ने भी शोक व्यक्त करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। पीएम मोदी ने एक्सपर्ट पोस्ट करते हुए लिखा, ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी के दुखद निधन से बहुत दुखी और स्तब्ध हूं। भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार और ईरान के लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं। दुख की इस घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। इब्राहिम रईसी के निधन पर भारत ने किया एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के सम्मान में आज पूरे भारत में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। पूरे भारत में उन सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां इसे नियमित रूप से फहराया जाता है और राजकीय शोक की अवधि के दौरान मनोरंजन वाला कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं होगा। ईरान के उत्तर पश्चिमी स्थित पर्वतीय क्षेत्र में खराब मौसम के बीच हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री और अन्य की मौत हो गई।